नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पाठशाला बाई एम डॉट गुजर में। जैसा कि अपनी साइंस की क्लासें चल रही हैं, लगातार 2 दिनों से अपनी साइंस की क्लासें चल रही हैं। तो अपन साइंस की क्लास में क्या सेल वाला टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे और जो लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने डीएनए को कंप्लीट किया था, डीएनए के स्ट्रक्चर को अपन ने समझा था। तो इस तरह से अपन डीएनए को कंप्लीट कर चुके थे। अब आज की जो अपनी क्लास है, वो आज की अपनी जो भी क्लास है वो बेस है आरएनए पे, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज़ें समझ में नहीं आएगी तब तक आगे सेल में अपन बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है आरएनए। ठीक है, तो अब आरएनए क्या होता है, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो आरएनए क्या होता है। आरएनए भी एक तरह से क्या है, आनुवांशिक इकाइयों को लेके जाता है। जैसे अपन ने नहीं देखा था जो लास्ट क्लास हुई थी अपन ने, जिसमें अपन न्यूक्लियस पढ़े थे, केंद्रक को जिसमें अपन ने पढ़ा था, तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि कैसे एक न्यूक्लिक एसिड से फिर क्या बनते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। जीन्स से फिर बाद में कोडोन के रूप में जो इन्फॉर्मेशन अपने पास संरक्षित रखता है वो डीएनए होता है। इसीलिए डीएनए को क्या कहते हैं, आनुवांशिक इकाई कहते हैं ना। जीवन का रासायनिक आधार भी डीएनए को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो आनुवांशिक अपने जो इकाई हैं, जो आनुवांशिक जो सूचनाएं हैं, उनको वो कोडोन के रूप में अपने पास रखता है। ठीक है, फिर आरएनए क्या करता है, आरएनए उन कोडोन को जो डीएनए के पास है, उन कोडोन को अपने साथ लेके जाता है। कहाँ पे? राइबोसोम के पास में। तो इससे मतलब क्या हो रहा है, डीएनए से किस तरफ बढ़ रहे हैं, आरएनए की तरफ। फिर आरएनए से बनते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन से फिर बनते हैं एंजाइम, और एंजाइम से फिर चलती है बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो ये चीज़ें अपन ने न्यूक्लियस वाले चैप्टर में मैंने आपको क्रम इनका बताया था, तो उसमें अपन उन्हीं क्रम में अपन आगे बढ़ रहे थे। अपन ने क्रोमोसोम को कंप्लीट कर लिया था, न्यूक्लियस अपन ने कंप्लीट कर लिया था, डीएनए अपन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो अपनी क्लास है वो किस पे है, आरएनए पे अपनी क्लास है। तो आरएनए की जो सबसे पहले आता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो आरएनए को कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये आरएनए बना हुआ किसका होता है, यानी इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से इसमें फैक्टर होते हैं जिनसे ये बना हुआ होता है। तो देखो आरएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे डीएनए भी 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। सेम तीनों चीज़ें होती हैं, फर्क कहाँ आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट चीज़ इसमें भी शुगर होती है। ठीक है, सेकंड चीज़ इसमें भी फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, और थर्ड वन चीज़ इसमें भी नाइट्रोजन बेस होता है, क्षार होता है। इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। हमें पता था डीएनए भी इन 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, लेकिन अब फर्क कहाँ आ रहा है वो देखो। अपन ने चीज़ देखी थी डीएनए के अंदर, डीएनए में शुगर कैसी थी, डीऑक्सी थी। वो अपन को कैसे पता चला था, देखो जो शुगर का अपना फॉर्मूला था C5H10O5, और मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी शब्द लग जाए डी, वो मतलब कुछ ना कुछ उसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब जैसे कि कमी हो रही है तो उसके आगे वर्ड को है ऑक्सी, तो इसका मतलब कमी किस में आ रही है, ऑक्सीजन में आ रही है। इसके मतलब से बाकी तो जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, यानी जो भी एलिमेंट है वो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ एक कमी आएगी किसमें, ऑक्सीजन में। तो 5 की जगह एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 4। और इस तरह से जो शुगर अपने पास बन के आई थी वो शुगर कौन सी थी, डीऑक्सी राइबोस शुगर थी। और अपन ने यहीं से पता लगाया था कि ये शुगर किस में पाई जाती है, डीएनए में, और इसीलिए डीएनए का नाम क्या पड़ा था, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बट आरएनए में अपन को नाम से पता चल रहा है, नाम में क्या है, राइबोस है, यानी कोई ऑक्सीजन में कोई कमी नहीं आ रही। इसका मतलब इसमें जो शुगर पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी, C5H10O5 वाली। ठीक है, यानी इसमें ऑक्सीजन में कोई भी कमी नहीं आएगी। तो इस तरह से इसमें पाई जाने वाली शुगर कौन सी हो गई। अच्छा, आपसे ये पूछ ले जाए ये कौन सी शुगर है, तो ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शर्करा है। पेंटोज शर्करा क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल कितने हैं, कार्बन के जो एलिमेंट है वो कितना है, 5 है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर भी कहते हैं। इनको पेंटोज शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल जो डीएनए में होता है वही तो इसमें होता है, तो H3PO4 इसमें फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। फिर बात आती है नाइट्रोजन क्षार में। तो नाइट्रोजन क्षार में अपन को पता था डीएनए में 2 तरह के नाइट्रोजन क्षार थे, एक था प्यूरिन, एक था पिरिमिडिन।
इन दोनों के बारे में अपन को पता था। डीएनए में भी प्यूरिन पाया जाता है और आरएनए में भी प्यूरिन पाया जाता है। डीएनए में भी पिरिमिडिन पाया जाता है, आरएनए में भी पिरिडिन पाया जाता है। तो अब सवाल आता है कि चेंज कहाँ होता है? चेंज होता है इसके अंदर टाइप में, जो मोस्ट टाइप होते हैं उसमें। जो इनका प्यूरिन का अपन को पता था, एक इसमें होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वाइनिन। एडेनिन के लिए अपन ए सिंबल काम में लेते हैं, ग्वाइनिन के लिए अपन जी सिंबल काम में लेते हैं। यही प्यूरिन जो नाइट्रोजन क्षार है, ये नाइट्रोजन क्षार डीएनए में पाए जाते हैं और यही प्यूरिन क्षार किस में पाए जाते हैं? आरएनए में पाए जाते हैं। लेकिन जो फर्क आता है, जो डीएनए से आरएनए को अलग करता है, वो फर्क आता है पिरिमिडिन क्षार में। पिरिमिडिन क्षार में कैसे वो फर्क आता है? पिरिमिडिन क्षार में वो फर्क ऐसे आता है कि यहाँ पे कौन सा होना चाहिए था? जैसे डीएनए में क्या होता है, यहाँ पे थाइमीन होता है, लेकिन यहाँ जब बात कर रहे हैं अपन किसकी? आरएनए की, तो यहाँ पे होता है यूरेसिल। यहाँ आके ये डीएनए से अलग हो जाता है आरएनए। अपन ने दो चीज़ें देख ली, कहाँ कहाँ अलग हो रहा है। एक तो अलग हो रहा है कहाँ पे? शुगर में। दूसरा ये जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है नाइट्रोजन क्षार में, और नाइट्रोजन क्षार में भी पर्टिकुलर पिरिमिडीन में ये चेंज होता है। प्यूरिन सेम टू सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो यूरेसिल के लिए अपन यू काम में लेते हैं, और फिर जो इसके नीचे वाला है वो है साइटोकाइनिन, और इसके लिए हमें पता है अपन सी सिंबल काम में लेते हैं। तो यहाँ पे अपन को चेंज कहाँ आया? पिरिमिडीन में सिर्फ थाइमीन की जगह यूरेसिल आता है, थाइमीन की जगह ओनली यूरेसिल आता है। बाकी नाइट्रोजन क्षार है वो जैसे डीएनए में होते हैं, सेम टू सेम किस में होते हैं? आरएनए में होते हैं। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार होती है आरएनए की, और इस तरह से अपन को कंपैरिजन करके देख लिया है कि डीएनए और आरएनए में क्या फ़र्क होता है, कहाँ डीएनए से अलग हो जाता है आरएनए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्या इनकी स्ट्रक्चर में भी कोई फ़र्क आता है? क्या आरएनए की स्ट्रक्चर में भी कोई फ़र्क आता है? जब इतना चेंज हुआ है तो क्या आरएनए की स्ट्रक्चर में भी कोई चेंज हुआ है? वो अपन देख लेते हैं। अभी देखो, हमें पता है कि जो क्या होता है डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। अपन ने देखा था ना डीएनए को, कैसे देखा था? अपन ने डीएनए को देखा था कि वो हेलिक्स होता है, लेकिन कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। इस तरह से दो गुत्थे हुई चोटी की तरह होता है। लेकिन आरएनए क्या होते हैं? ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। आप इसको क्या कहोगे? ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड मतलब सकते हो, या आप इसको क्या बोल सकते हो? ये सिंगल हेलिक्स होते हैं। जो ये कुंडलित स्ट्रक्चर होती है इसको हेलिक्स बोला जाता है। ये इस तरह से जो कुंडलित स्ट्रक्चर चल रही है, ये जो कुंडलित स्ट्रक्चर चल रही है, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं। और अब देखो, डीएनए में दो थी हेलिक्स, इसलिए इसको डबल स्टैंडर्ड कहा गया था। आरएनए में सिंगल होता है, यानी आरएनए में सिर्फ ऐसा ही होता है। ये आरएनए की स्ट्रक्चर होती है। तो आरएनए में क्या है? एक ही हेलिक्स चल रहा है, इसलिए इसको सिंगल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे क्या होंगे? वही नाइट्रोजन क्षार लगे होंगे, नाइट्रोजन क्षार लगे होंगे। इस तरह से इसमें क्या लगे होते हैं? नाइट्रोजन क्षार लगे हुए होते हैं। और अपन को एक चीज़ पता है क्या? जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन में क्या होते हैं? एडेनिन और ग्वाइनिन। ठीक है, और यहाँ पे पिरिमिडीन में थाइमीन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल। और जो थाइमीन की जगह यूरेसिल आता है, बाकी इसमें कौन सा रहता है? साइटोकाइनिन रहता है। अब अपन को पता था इनके बीच में बॉन्ड बनता है, उन बॉन्ड से ये आपस में क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। तो उस बॉन्ड का अपन से पूछेंगे तो सेम वो यूरेसिल यहाँ पे है। यूरेसिल थाइमीन के साथ, यूरेसिल किसके साथ? इसके साथ एडेनिन के साथ क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। और जो साइटोकाइनिन है वो ग्वाइनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। और ये बंद कैसे होते हैं? ये अपन ने लास्ट क्लास में देख लिए थे। ये हाइड्रोजन बंद होते हैं, इनको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? ये विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य बनते हैं। ये अपन को पता है। ठीक है, तो इसका मतलब अपन यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है कि जो ये एडेनिन है, ग्वाइनिन है, यूरेसिल है, साइटोकाइनिन है, ये कैसे तत्व हैं? ये विद्युत ऋणी तत्व हैं। विद्युत ऋणी तत्व हैं, इसलिए इनके बीच में कैसे बॉन्ड बन रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर तैयार होती है। क्योंकि इसमें सिंगल हेलिक्स है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहते हैं। ठीक है, अब अपन अगर बात करें, अपन ने देखा था डीएनए में कोई टाइप नहीं होता, लेकिन आरएनए के क्या होते हैं? टाइप होते हैं, जो इनको खास बनाते हैं।
अब अपन से पूछ लिया जाए कि वो आरएनए के टाइप कौन से हैं जो इनको खास बनाते हैं और उन टाइप का काम क्या है पर्टिकुलर, तो उसकी अगर अपन बात कर लेते हैं। देखो मोस्टली जो बात होती है आरएनए के अंदर, तो आरएनए 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? एक होता है mRNA, ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर tRNA, और तीसरा इसके अंदर होता है वो होता है rRNA। इस तरह से ये 3 इसमें टाइप होते हैं, 3 इसके क्या होते हैं? प्रकार होते हैं, जो आरएनए को क्या बनाते हैं? अलग करते हैं। आरएनए के क्या करते हैं? प्रकार होते हैं, अलग अलग होते हैं, और अलग अलग टाइप का अलग अलग कार्य होता है। अब अपन इनको एक एक करके पढ़ेंगे, जिसके साथ अपना आरएनए वाला टॉपिक क्या होगा? कंप्लीट होगा। तो अपन चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं mRNA, कि ये mRNA क्या होता है, इस mRNA की फुल फॉर्म क्या है, और इस mRNA का काम क्या है, ठीक है। इसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि mRNA की फुल फॉर्म क्या है। देखो m का मतलब है मैसेंजर, मैसेंजर यानी इसको अपन कहते हैं संदेशवाहक, संदेशवाहक आरएनए, ठीक है। अब इससे पता चल गया कि ये क्या लेके आ रहा है? संदेश लेके आ रहा है। अब ये संदेश ला रहा कहाँ से है, किस तरह के संदेश लेके आ रहा है, क्या इसका काम है? तो ये देखो क्या होता है, ये अपनी सेल है पूरी, ठीक है। कोशिका हो गई, कोशिका में हमें पता है न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक होता है राइबोज, जिसको अपन आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। तो राइबोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो जिस तरह से होती है, ऊपर अंडाकार होता है और नीचे गुबंदाकार होता है, ठीक है। इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। और इसको बोलते हैं कौन सी? लार्ज सब यूनिट, ठीक है। अब देखो क्या काम होता है, जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब डीएनए है तो डीएनए के पास हमें पता है आनुवांशिक सूचना होती है, और ये आनुवांशिक सूचना किस रूप में होती है? कोडोन के रूप में होती है, ठीक है। जो आनुवांशिक सूचना होती है वो कोडोन के रूप में होते हैं। कोडोन अपन देखेंगे आरएनए के बाद, जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन जेनेटिक कोड देखेंगे। उन जेनेटिक कोड को कोडोन कहते हैं। किस तरह से कहते हैं मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। जैसे नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार अपन को पता है एडिनिन है, ग्वाइनिन है। अब डीएनए की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? थाइमिन आएगा और साइटोकाइनिन आएगा। तो ये 4 क्या हो गए? जेनेटिक कोड हो गए। इनको जेनेटिक कोड भी कहा जाता है। और इन जेनेटिक कोड का एक 3 पेयर का क्या होता है? एक क्रम होता है। 3 पेयर का क्या होता है? एक क्रम होता है। उन 3 पेयर को, जैसे ए और जी, ये एक पेयर बन गया, ठीक है। इस तरह से अगर अपन और बात करें, जैसे TCC, ये एक पेयर बन गया। इसके अलावा TAA, ये एक पेयर बन गया। तो ये जो पेयर बन रहे हैं, इन पेयर को अपन क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं, ठीक है। तो ये इन पेयर के रूप में किसके पास होता है? डीएनए के पास होता है। अब आता है mRNA। mRNA का क्या करता है? इन डीएनए से, ये जो डीएनए है इनसे क्या लेगा? कोडोन लेगा, ठीक है। क्या लेगा? डीएनए से कोडोन लेगा। mRNA कोडोन ले लिए। अब ये कोडोन लेके कहाँ आएगा? राइबोसोम में आएगा, ठीक है। राइबोसोम में आके, और राइबोसोम से ये एंट्री करेगा कहाँ पे? पहले स्मॉल सब यूनिट में। स्मॉल सब यूनिट से फिर ये एंट्री करके फिर जाएगा लार्ज सब यूनिट में, और यहाँ पे बैठा होता है rRNA, ठीक है। और ये लाके rRNA को ये अपने क्या दे देगा? कोडोन दे देगा। तो अपने क्या देखा? mRNA सबसे पहले कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस में किसके पास जाएगा? डीएनए के पास जाएगा। डीएनए से क्या लेगा? कोडोन लेगा। कोडोन को अपने पास साथ लेगा, और इन कोडोन को लेके कहाँ आएगा? राइबोसोम में। कहाँ आएगा? राइबोसोम में। और राइबोसोम में आएगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि राइबोसोम में एंट्री कहाँ से लेगा? तो सबसे पहले mRNA स्मॉल सब यूनिट में एंट्री लेगा, उसके बाद में फिर ये लार्ज सब यूनिट में एंट्री लेगा। और यहाँ लार्ज सब यूनिट में कौन बैठा हुआ होता है? rRNA बैठा हुआ होता है। और उन rRNA को लाके क्या दे देगा? कोडोन दे देगा। जो अपने साथ ये कोडोन लेके आया है वो सारे कोडोन किसको दे देगा? rRNA को दे देगा। जैसे नहीं होता पुरानी पिक्चरों में, नहीं होता, क्या होता है कि किसी से सूटकेस लेना है तो वो सूटकेस क्या है? कोडोन है। तो ये सूटकेस ले लिए, लेके किसके पास आने? अपने बॉस के पास। तो बॉस कौन है?
rRNA है, ठीक है। तो लेके कौन आ रहा है, जो इसका काम करने वाला चमचा होता है वो चमचा कौन है, mRNA। और ये लेके आ रहा है, ये बॉस का क्या हो गया, राइबोसोम क्या हो गया, उस बॉस का अड्डा हो गया। तो उस अड्डे में लाके अपने बॉस को क्या दे दिए, कोडोन दे दिए। अब अपने मूवियों में देखा होगा कोडोन में क्या होता है कि जैसे बॉस के पास उसका सूटकेस आ जाता है, वो क्या करता है, जो उस चमचे को लेके आया है उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और यही काम mRNA के साथ होता है। यानी जैसे ही उसने rRNA को अपने कोडोन दिए, उसी के साथ mRNA क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, इसका काम खत्म हो जाता है। यानी mRNA के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, ये एक स्थिर प्रकृति का होता है, अस्थिर प्रकृति का होता है। कैसे हुआ अस्थिर, अस्थिर ऐसे हुआ जैसे इसका काम हुआ उसी के साथ ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो इसका मतलब इसने अपना काम कंप्लीट किया और उसके साथ ये खत्म होता चला गया, यानी ये एक स्थिर प्रकृति नहीं रही, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, अच्छा इसकी संख्या कितनी है, तो ये लगभग 5% पाए जाते हैं। लगभग कितने पाए जाते हैं, 5% पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये डीएनए से अपने कोडोन को लेंगे और लाके किसको देंगे, rRNA को देंगे। तो इस तरह से mRNA अपना काम करते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। तो इसका नेक्स्ट टाइप है, वो नेक्स्ट टाइप कौन सा है, अब इसका आता है tRNA। क्योंकि अपन को पता है rRNA के पास क्या आ चुके हैं, कोडोन आ चुके हैं। अब कोडोन को लेके वो बैठा हुआ है कौन, rRNA। अब दूसरा काम करेगा tRNA। अब ये tRNA का क्या काम होता है वो अपन देखते हैं। पहले तो बात आती है T का मतलब क्या है, इसमें T क्यों बोला गया है। देखो T का मतलब है ट्रांसफर, ट्रांसफर RNA, ठीक है। इसका कार्य क्या होगा, अब देखो, अब अपन को पास अब rRNA है, rRNA का काम क्या है, अब उसको rRNA का काम होता है प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन तब तक नहीं बनेंगे जब तक कोडोन और एंटी कोडोन आपस में क्या नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। अब उनको मिलाने का काम कैसे होगा, अब अपने पास कोडोन तो आ चुके हैं, अब अपन को लाना क्या है, एंटी कोडोन लाना है। तो एंटी कोडोन जो लाने का काम है, जो एंटी कोडोन है, उन एंटी कोडोन को लाने का जो काम होता है वो काम कौन कर रहा है, tRNA कर रहा है। और ये tRNA, अब ये एंटी कोडोन होते क्या हैं, ये क्या होती है, एक न्यूक्लिक अम्ल की क्या होती है, चेन होती है। किसकी होती है, अमीनो अम्ल की चेन होती है। किसकी चेन होती है, अमीनो अम्ल की, ठीक है। तो ये अमीनो अम्ल की एक क्या होती है, चेन होती है। उस चेन को अपन क्या कहते हैं, एंटी कोडोन कहते हैं। एंटी कोडोन कैसे होता है, अपन ने जैसे देखा था कि कोडोन क्या क्या होते हैं। देखो कोडोन में अपन ने देखा था AAG हो सकता है, TCC हो सकता है, TAA हो सकता है, AA हो सकता है। तो इस तरह से ये क्या है, कोडोन है। अब इन कोडोन से अपन को पता है एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से थाइमीन से जुड़ेगा, ये अपन को ऑलरेडी पता है। तो अब अपने पास कोडोन क्या है, AAG। जैसे इससे एग्जांपल से समझते हैं अपन, जैसे अपने पास कोडोन क्या है, A और G, ये क्या है, अपना कोडोन है, ठीक है। तो अब जो एंटी कोडोन आएगा वो कैसे आएगा, एंटी कोडोन किस रूप में आएगा, किस पेयर में आएगा, उसको अगर अपन समझते हैं तो हमें पता है A से कौन जुड़ेगा, थाइमीन। इसका मतलब इस A से भी कौन जुड़ेगा, थाइमीन। अपन को पता है ग्वानिन से कौन जुड़ता है, साइटोकाइनिन। इसका मतलब जो एंटी कोडोन का जो पेयर बनेगा वो एंटी कोडोन का पेयर बनेगा TTC। इसके अलावा और कोई भी पेयर नहीं बनेगा जो इस कोडोन के लिए एंटी कोडोन का काम करेगा। यानी ये बात अपन कहाँ से सीख रहे हैं, ये बात अपन DNA वाले चैप्टर से सीख रहे हैं। तो अपन ने वहीं सीखा था कि एडेनिन से कौन जुड़ता है, थाइमीन जुड़ता है। तो इस तरह से क्या करता है, tRNA इन एंटी कोडोन को लेके आता है। और इसका काम भी क्या होता है, वही राइबोसोम के अंदर बैठा हुआ होता है कौन, rRNA। rRNA क्या होता है, इनका बॉस होता है। तो अब बात आ रही है tRNA की। तो अब tRNA कहाँ से एंट्री लेगा, देखो अब tRNA क्या कर रहा है, ये क्या लेके आ रहा है, एंटी कोडोन को लेके आ रहा है। और एंटी कोडोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में। तो इसका मतलब इसको कहाँ से एंट्री मिलेगी, इसको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। और वो डायरेक्ट एंट्री कहाँ से मिलेगी, जो लार्ज सब यूनिट है उससे इनको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। और यहाँ पे लाके ये rRNA को क्या दे देंगे, अपने एंटी कोडोन दे देंगे। इस तरह से एंटी कोडोन rRNA के पास आ जाएंगे कंप्लीट। अब rRNA के पास कोडोन भी आ चुका है, एंटी कोडोन भी आ चुका है, और इसके साथ अब ये rRNA का काम शुरू होगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये tRNA की संख्या कितनी होती है, तो ये लगभग 8% होते हैं, लगभग 8% होते हैं, ठीक है। 8 नहीं सॉरी, ये लगभग कितने होते हैं, ये 15% होते हैं लगभग, ठीक है। इस तरह से ये क्या होते हैं, इनकी संख्याएं होती है। और ये कैसी प्रकृति के होते हैं, ये स्थिर प्रकृति के होते हैं। स्थिर प्रकृति का मतलब क्या हो गया,
स्थिर प्रकृति का मतलब ये हो गया कि इनका काम होने के बाद ये खत्म नहीं होंगे, ये अपना काम करेंगे फिर अपने काम में वापस लग जाएंगे, मतलब ये नष्ट नहीं होते। लेकिन mRNA क्या होते हैं, mRNA नष्ट हो जाते हैं और ये नष्ट नहीं होते। ये इनमें फर्क होता है, इंडिविजुअल इसमें क्या होता है, फर्क होता है। ठीक है, अब अपन इसका लास्ट टाइप देखते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप है वो कौन सा है, rRNA। देखो अब rRNA की बात करते हैं अपन। ठीक है, देखो rRNA, जैसे कि इसके नाम से पता चल गया, आर का मतलब यहाँ क्या है, ये बैठ के कहाँ काम कर रहा है, राइबोज में काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया, राइबोज RNA। ठीक है, क्योंकि राइबोज में बैठ के ये अपना क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो अब इसका कार्य क्या है, इसका कार्य ये है कि इसके पास ऑलरेडी कोडोन आ चुके हैं, बिल्कुल, इनके पास क्या आ चुके हैं, एंटी कोडोन आ चुके हैं बिल्कुल। ठीक है, कोडोन कौन लेके आया, mRNA, एंटी कोडोन कौन लेके आया, tRNA, और ये दोनों को जब मिलाता है, इन दोनों को मिलाता है, इन दोनों को जोड़ता है, तो इससे निर्माण होता है किसका, प्रोटीन का, और इससे क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। प्रोटीन इनसे निर्माण होना शुरू हो गया, इसका मतलब राइबोज में अब किसका निर्माण हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। ये जो राइबोज है इसके अंदर rRNA बैठा हुआ है और ये कोडोन और एंटी कोडोन को मिला के क्या कर रहा है, ये अपने उसका निर्माण कर रहा है, किसका, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। और अगर अपन आगे जो नेक्स्ट क्लास अपनी आने वाली है उसमें अपन राइबोसोम को पढ़ेंगे, तो राइबोसोम जो होता है ना, उसमें अपन देखेंगे ये बना हुआ ही किसका होता है, इसमें एक तो rRNA होता है और दूसरा इसमें प्रोटीन होता है। इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है क्या, राइबोसोम। और कैसे मिलकर बना, क्योंकि rRNA इसमें बैठा हुआ है और कोडोन और एंटी कोडोन को मिलाकर ये किसका निर्माण कर रहा है, प्रोटीन का, और इस दोनों से मिलकर कौन बन गया, राइबोसोम, और इस तरह से राइबोसोम की स्ट्रक्चर तैयार होती है। ठीक है, अगर अपन इसकी संख्या की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होते हैं, लगभग 80% ये होते हैं संख्या में। और सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो संरचना है वो बनती भी किससे है, प्रोटीन से, और जितने ज़्यादा प्रोटीन होगी उतने ही ज़्यादा अपने शरीर की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो इसके लिए अपन को rRNA भी क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए, इसलिए इनकी संख्याएं भी क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा होती है। और इस तरह से ये काम करता है कौन, rRNA। तो आज की जो अपनी क्लास हुई इसमें अपन ने क्या देखा कि जो अपन RNA है वो बना हुआ किसका है, उसके जो टाइप हैं वो कितने हैं, और उन हर एक टाइप का काम क्या क्या है, वो किस तरह से अपने काम को अंजाम देते हैं या किस तरह से अपने काम को करते हैं, वो अपन ने आज की क्लास में कंप्लीट पढ़ा। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। इस तरह से अपना RNA वाला जो टॉपिक है वो RNA वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लासें होंगी वो अपन कोशिकांग की तरफ पढ़ेंगे और कोशिकांगों को डिटेल से समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लासें पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।